प्यारे बच्चों, फिर से चालू करते हैं हमारी क्रैश कोर्स की सेकंड क्लास। कल हमने बहुत सारी बातें करी थी, आज फिर से वापस चालू करते हैं। अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन बात करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। कल मैंने आपको एक सवाल दिया था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि किस तरीके के इक्विलिब्रियम की बात करी जाएगी। आइए उस सवाल पे अपन वापस वहीं से चालू करते हैं। देखते हैं ध्यान से। क्या देखिए, मान लीजिए कि ये 1 कूलम था और ध्यान दीजिए ये अपना -4 कूलम था। ऐसा ही मैंने कुछ सवाल दिया था आपको कल। ये 1 कूलम है, ये -4 कूलम है और मैंने आपको बोला था भाई इसका इक्विलिब्रियम कहाँ है। दोबारा से कहानी को चालू करते हैं। मान लीजिए लेंथ L है, हमने सबने ध्यान से देखा कि अगर ये 1 कूलम है, -4 कूलम है, तो तीसरे चार्ज का इक्विलिब्रियम किसका, तीसरे चार्ज का इक्विलिब्रियम अगर अपन ध्यान से देखें तो हमने सीखा था कि तीसरे चार्ज का इक्विलिब्रियम छोटे वाले के पास में आता है साइड में। कहाँ पे आता है? छोटे वाले के पास में आता है साइड में। तो हम साइड में यहाँ पर चले गए, हमने इस दूरी को x माना था, हमने सॉल्व करा, हमने इस पे लिखा अगर कोई भी अपना चार्ज है, मैंने यहाँ पे आपको चार्ज रखा था +q। क्या रखा था? +q। हमें तो पता था चाहे हम चार्ज कैसा भी रखें, चाहे वो प्लस हो कि माइनस हो, उसका इक्विलिब्रियम रहेगा। पर हम पहले x निकाल लेते हैं, जो हमने पिछले टर्म में निकाला, फिर एक बार और निकाल लेते हैं। अगर हम बात करें तो अपन ने लिखा था k × 1 × q/x², k × 1 × q/x², k × 4 × q/l+x का होल स्क्वायर। k ने k को, q ने q को मार दिया, बचा l+x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x², l+x इक्वल टू 2x, यानी कि x की वैल्यू आई l। यानी कि अगर मैं कोई भी चार्ज यहाँ से l दूरी पर रखूँ, यहाँ से l दूरी पर रखूं तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। मैं एक बार फिर से डायग्राम को बनाता हूँ, ध्यान से देखो। ऐसे अगर अपन करें तो ये अपना 1 कूलम, ये अपना -4 कूलम और यहाँ पे अपना +q चार्ज, दोनों दूरी l। अब सवाल ये था, जो आपको बताना था वो सवाल ये था कि भाई बताइए इस q चार्ज की वजह से, इस Q चार्ज की वजह से क्या मतलब, इस ये क्या Q चार्ज इक्विलिब्रियम में? हाँ, लास्ट टाइम पे हमने सीखा था। तो अगर ये Q चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो इस पे कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है या अनस्टेबल है? अगर हम बात करें तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है कि अगर उसको यहाँ से हिलाया जाए, अगर उसको यहाँ से हिलाया जाए थोड़ा सा, अगर इसको थोड़ा सा हिलाया जाए तो क्या वो वापस वहीं आ जाए। तो अपन ने बोला भाई ये L, ये इस +q के इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इक्विलिब्रियम की। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है कि अगर हम पार्टिकल को थोड़ा सा हिलाएं और छोड़ दें और वो वापस अपनी ही जगह पर आ जाए। अगर हम पार्टिकल थोड़ा सा हिलाएं और छोड़ दें और वापस वहीं पे आ जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। पर हिलाने पे अगर वो दूर भाग जाए, कहाँ भाग जाए? दूर, तो कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए इस पे बात करते हैं, इस पे क्या होता है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इस +q पे, इस जगह पर, इस 1 कूलम की वजह से और इस 4 कूलम की वजह से फोर्स बराबर है। फोर्स क्या है? बराबर। बिल्कुल सही बोले सर आप, बिल्कुल बराबर फोर्स है। अच्छी बात। अब क्या करें? तो अगर इन पे फोर्स बराबर है तो मैं इसको ऐसे डिनोट करता हूं, आप देखिए ये बराबर फोर्स, ठीक। अब आप एक बात ध्यान समझो कि अगर ये 1 कूलम -4 कूलम, अगर अपन ध्यान देंगे 1 कूलम और -4 कूलम, अगर अपन बहुत ध्यान देंगे, सोचो मैं इसको इधर हिलाऊं तो सोचो 1 कूलम के द्वारा जो फोर्स है वो घटेगा कि बढ़ेगा? अगर मैं इस +q को इधर हिलाऊं, देखिए इधर ध्यान से सब कुछ, आपका कंफ्यूजन कहां आता है वो बता रहा हूं आपको। अच्छा सवाल है, अगर आपने पहले कभी नहीं कराया तो। अगर मैं इस q को यहां हिलाऊं तो बताइए ये 1 कूलम द्वारा जो फोर्स है वो बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, जाहिर सी बात है, घट गया। लो भाई घट गया। इस 4 कूलम के द्वारा जो फोर्स है बताओ घटेगा कि बढ़ेगा? कंफ्यूजन इसी बात है, घटेगा बढ़ेगा? वो भी घटेगा। हो। क्या ये बराबरी से घटेंगे? नहीं। अब कंफ्यूजन इस बात का है कि ये भी घटा और ये भी घटा, पर कौन ज्यादा घटा? क्या वो डिसाइड करेगा कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है? यस और नो? बिल्कुल सही बात कि ये भी घटा और ये भी घटा, पर इन दोनों में से कौन ज्यादा घटा? क्या ये अपने लिए इंपॉर्टेंट बात है? हाँ बिल्कुल सही बात। अब हम वो कैसे जज करें? आपको मैं एक सिंपल सी बात समझाता हूं, आपको मेरी बात समझ आएगी, क्लैरिटी समझे। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो जब आप 1 कूलम के जस्ट पास में होंगे, बिल्कुल इधर जस्ट पास में, तो सोचो किसका फोर्स डोमिनेट करेगा, 1 का कि 4 का? सोचो किसका फोर्स डोमिनेट करेगा, 1 का कि 4 का? 1 का, क्योंकि kq/r², क्या 1 से दूरी टेंडिंग टू 0 है और 4 से l है, यानी कि किसका फोर्स डोमिनेट करेगा? 1 का। यानी कि यहां से लेकर यहां तक किसका फोर्स डोमिनेट करेगा? 1 का। यहां पे दोनों का फोर्स बराबर हो जाएगा। और इसके बाद किसका फोर्स डोमिनेट करेगा? 4 का।
ये वैसी बात है कि आप सोच के देखो कि अगर ये 1 कूलम है और ये -4 कूलम है, अगर मैं बोलूं इनके बीच की दूरी 1 मीटर है और मैं आपसे पूछूं कि बिना कैलकुलेशन करे बताओ कि 1000 मीटर की दूरी पर किसका फोर्स डोमिनेट करेगा, तो आप बोलोगे 4 का, क्योंकि 1 मीटर कोई बहुत मान्य नहीं रखता। क्लियर है एकदम? यानी कि हम क्या बात समझे कि यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक किसका फोर्स डोमिनेट करेगा? 1 का। यहां पे दोनों बराबर हो जाएंगे और यहां से लेकर अनंत तक किसका फोर्स डोमिनेट करेगा? 4 का। अब देखो, यानी कि इन दोनों में दोनों घटे हैं, पर कौन इन दोनों में बड़ा होगा? 4 वाला। कौन बड़ा होगा? 4 वाला। अगर 4 वाला बड़ा होगा तो ये 4 वाले को अपन ने बड़ा बनाया, इसको छोटा बनाया, तो क्या ये प्लस क्यू चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, और अगर अपन ने इसको इधर हिलाया और ये वापस वहीं जाने लगा, तो एक कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। इसमें जो आसान सवाल आपने शायद करे होंगे वो बीच वाले होंगे, वो आसान होते हैं, वो आपने करे होंगे, मैंने इसलिए आपको टफ वाला कराया है। आपने ऐसे सवाल करे होंगे कि ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, बिल्कुल बीच में इक्विलिब्रियम, अगर यहाँ पे प्लस क्यू रखो तो बताओ उसका क्या स्टेबल अनस्टेबल होगा, वर्टिकली करो तो कैसा होगा। ये आसान वाले सवाल हैं, जो मैंने आपको कराया है वो टफ वाले सवाल हैं। ऐसे भी बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, पर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ठीक भाई, क्लैरिटी। अब क्या करें? एक वैरायटी की बात हो गई। अब मैं आपको इसी में एक और बात बताता हूं। इन्हीं चार्जेस में ना एक ग्राफ आते हैं जो बच्चों को जनरली कम समझ में आते हैं, पर आपने अगर मेरी कहानी ढंग से सुनी होगी तो आपको ग्राफ समझ में आएंगे जो इस तरह के सवालों से जैसे होते हैं। मैं बताता हूं आपको किस तरह के ग्राफ वाले सवाल मैं आपको कराने वाला हूं। देखिए ध्यान से, ये तो जैसे चार्जेस की कहानी सुनाई मैंने आपको सारी, ध्यान से देखो, ये सारी चार्जेस वाली कहानी जो मैं आपको सुना रहा था। इस तरीके के ग्राफ, ये ग्राफ मैं आपको बनाना सिखाता हूं। देखो, अगर देखो तो ये Q और Q का चार्ज है, ठीक। अगर ये Q और Q का चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है। ये कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है और फिर आ सकते हैं। मैं आपको ये बनवाना चाह रहा हूं। देखिए, आइए मिलके बनाते हैं, सीखते हैं। देखो, इधर देख, देखो कि भाई बेसिकली ऐसे हम अपनी लाइन लेते हैं, ऐसे हम प्लस क्यू चार्ज लेते हैं, ऐसे हम प्लस क्यू चार्ज लेते हैं। अगर हमसे बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो होगी, तो हम सब जानते हैं कि अगर दो चार्जेस सिमिलर नेचर के हों, कैसे हों? सिमिलर नेचर के। अगर दो चार्जेस सिमिलर नेचर के हों तो सिमिलर नेचर के चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। यानी कि अगर दोनों बिल्कुल बराबर है तो बीच में जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जीरो। हमें करना क्या है? हमें बेसिकली ग्राफ बनाना है। किस चीज का ग्राफ बनाना है? हमें ग्राफ बनाना है इस बात का कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एक्स, मतलब ये एक्स एक्सिस हो गई और एक्स एक्सिस पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है उसका ग्राफ बनाना है वाई पर। ये ग्राफ्स हैं, इनको बनाना सिखा रहा हूं मैं। एक या दो को आपको सिखा दूंगा, बाकी आप लोग देखिएगा खुद से, ध्यान से देखिए। ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू। अब निकला, चलो फिर से देखें ग्राफ इसका बना रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पर ही लेंगे। कहां पे लेंगे? एक्स एक्सिस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पर ही लेंगे और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड को प्लॉट करेंगे वाई में। कहां पे प्लॉट करेंगे? वाई में। चलिए भाई मिलके करते हैं, अच्छे से करते हैं। चलिए बहुत ध्यान से देखते हैं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में बिल्कुल जीरो है? बिल्कुल है, बिल्कुल जीरो है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस प्लस क्यू के जस्ट राइट में, जस्ट राइट में, बिल्कुल टेंडिंग टू जीरो, बिल्कुल एकदम छोटा सा, इसके जस्ट राइट में किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगी? किसकी करेगी? सोचो, इसकी, क्योंकि इसमें k बाय r स्क्वायर आएगा, इसका r टेंडिंग टू जीरो होगा, क्या इनफाइनाइट को टेंड करेगी? हाँ, इसका ज्यादा कोई रोल नहीं होगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि इस प्लस क्यू के जस्ट राइट में, इस प्लस क्यू के जस्ट राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो आप बोलोगे राइट में है। किधर है? राइट में है। बहुत बढ़िया साहब, यानी कि राइट में है और इंफिनिटी को टेंड कर रही है। और अगर हम इधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव मानते हैं तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक क्या प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगी? हाँ। क्या यहां पे जीरो हो गई? बिल्कुल सही। क्या इस प्लस क्यू के जस्ट लेफ्ट में, इस प्लस क्यू के जस्ट लेफ्ट में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी? क्योंकि इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगी। अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगी तो इधर होगी।
बिल्कुल सही बात है सर, इधर ही होगी। तो इधर अपन ने इधर ले लिया, बहुत बढ़िया। तो अपन ने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली। अब जब जैसे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ली बिल्कुल क्लैरिटी से, तो जैसे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ली उसके लिए अपन देखा इधर इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, क्योंकि के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से चलेगी, जीरो होगी और माइनस अनंत पे चली जाएगी। चलिए ग्राफ बना लेते हैं। ये देखिए, क्या एकदम क्लियर है? क्या एकदम क्लियर है? चलो भाई बिल्कुल बढ़िया, अच्छी बात है, सही है एकदम। अब इधर देखें, ये ग्राफ बन गया यहां से लेकर यहां तक बीच में। इस प्लस क्यू के जस्ट लेफ्ट में बात करें, इस प्लस क्यू के जस्ट लेफ्ट में अगर हम बात करें, इस प्लस क्यू के जस्ट लेफ्ट में अगर हम बात करें, तो इस प्लस क्यू के जस्ट लेफ्ट में क्या यही डोमिनेट करेगा? हां, पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अब इधर होगी, यानी कि ग्राफ क्या यहां से स्टार्ट होगा? हाँ। अच्छा, अनंत पे जाते जाते यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि हम जानते हैं सिमिलर नेचर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो सिर्फ कहां पे होती है? बीच में, और कहीं हो ही नहीं सकती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती। क्या इस जगह पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही रहेगी? हाँ, यानी कि इसी की डोमिनेट करेगी। ठीक है, यानी कि ये प्लस क्यू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपन ध्यान देंगे तो इस जगह पर दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी, दोनों इधर ही है, तो जीरो होना संभव नहीं है। पर क्या इसके जस्ट लेफ्ट में इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट पे कितनी है? जीरो। कितनी है? जीरो। मतलब ग्राफ इस प्रकार का आएगा। अगर आप ऐसे ही बहुत ध्यान से मेरी बात को समझेंगे तो ये वाला ग्राफ ऐसा आएगा। इसके जस्ट राइट में इनफाइनाइट इधर, इधर टेंडिंग टू दिस। क्या बात एकदम क्लियर है? मेरे हिसाब से ग्राफ आपको समझ में आया होगा। इसमें दो तरीके के ग्राफ हो सकते हैं, जब सिमिलर नेचर हो, और दूसरा टफ होता है जब दोनों की नेचर अपोजिट हो। जैसे जो इलस्ट्रेशन मैंने लिया था उसी को मैं आपको बना के बताता हूं, आपको समझ आएगा। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि अपन ये ले लेते हैं 4 कूलम और ये ले लेते हैं 1 कूलम, -1 कूलम। ठीक है, याद करो, अगर 4 कूलम और -1 कूलम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी -1 कूलम के पास, और लगभग इतनी ही दूरी पर होगी। यानी कि आप बहुत ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यहां कहीं होगी। ये हम सीख चुके हैं, पहले ही 2 बार कर चुके हैं इस बात को। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। बहुत बढ़िया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो की बात हो गई। 4 कूलम -1 कूलम और ये ई जीरो। अब क्या करें? तो फिर से ग्राफ बनाते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं जीरो होगी और कहीं होगी नहीं। 4 कूलम के जस्ट राइट में क्या 4 कूलम डोमिनेट करेगा? हाँ। क्या 4 कूलम जस्ट राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में दे रहा है? हाँ। यानी कि 4 कूलम के जस्ट राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इनफाइनाइट होगी? पॉजिटिव। हाँ, बिल्कुल सही बात, ये रही। क्या बीच में जीरो होना संभव है? नहीं, यानी कि इस लाइन को कभी भी टच नहीं करेगी। -1 कूलम के जस्ट लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या -1 की डोमिनेट करेगी? हाँ, यानी कि -1 कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट लेफ्ट में इनफाइनाइट को टेंड करेगी इधर की तरफ। क्या ये फिर से पॉजिटिव है? मतलब ग्राफ यहां से चालू होगा और यहां पे खत्म होगा, और बीच में एक मिनिमा को अचीव करेगा, और ग्राफ कुछ इस प्रकार का आएगा। मैं आपको मैथमेटिक्स से बता दूं, ये मिनिमा छोटे वाले चार्ज के पास आता है, आप मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। तो ये ग्राफ इस तरीके का आ गया। बहुत बढ़िया। और चलते हैं। क्या यहां से लेकर यहां तक हम पढ़ चुके हैं इस बात को, यहां से लेकर यहां तक क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ 4 कूलम की डोमिनेट करेगी? किसी डोमिनेट करेगी? 4 कूलम की डोमिनेट करेगी। अच्छा ठीक भाई, 4 कूलम की डोमिनेट कर रही है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगर वो 4 कूलम की डोमिनेट कर रही है, क्या 4 कूलम ऐसे इधर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है कि नेगेटिव की तरफ जा रहा है? देखिए ध्यान से, अगर अपन बहुत ध्यान से देखें, इधर लेफ्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि ग्राफ नीचे होगा। 4 कूलम के जस्ट लेफ्ट में अनंत से चालू होकर अनंत पे जीरो तक, अनंत पे जीरो तक। बहुत बढ़िया। अब ध्यान दो, जो मैं यहां कहने वाला हूं ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, और यही सबसे अच्छा पार्ट है इसका। ध्यान से देखो, -1 से लेकर इस पॉइंट तक, याद करो मैंने सिखाया था, -1 डोमिनेट करेगा। कौन डोमिनेट करेगा? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डोमिनेट करेगी, यहां पे जीरो, और इसके बाद 4 कूलम की डोमिनेट करेगी, मतलब इधर। मतलब नेचर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी यहां से यहां चेंज करेगी इस पॉइंट पर, यानी कि ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा। ये अब इसके बाद क्या होगा? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी? हां। अनंत पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। क्या होगी? अनंत पे तो जीरो होना तय है। यहां पे कितनी है? जीरो। पर क्या बीच में जीरो है? नहीं, इधर है।
यानी कि वो एक अपना मैक्सिमा अचीव करेगी और फिर घटकर 0 की तरफ चली जाएगी। मैथमेटिकल है। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ऐसे यहां पे भी 0, अनंत पे भी 0, तो ऐसे आएगी और ऐसे करके ऐसे चली जाएगी। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत। बोलो क्लियर है एकदम। ध्यान देखो, मैंने बोर्ड पे दोनों ग्राफ बनाए। कौन से दोनों? प्लस क्यू भी बनाए हैं और एक +4Q और -1 कूलम भी बनाया है। क्लियर है एकदम, पक्का? देखो ध्यान से, उसी के ये चारों ग्राफ भी और बनाए हुए हैं, इन्हें भी आप देख सकते हैं। चारों बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वो ग्राफ है जिसमें सिमिलर नेचर है, ये वो ग्राफ है जिसमें अपोजिट नेचर है। अगर मैं इनकी नेचर चेंज कर देता, 4 कूलम -1 कूलम, यानी कि -4 कूलम और 1 कूलम कर देता, तो आपको खुद को समझ में आता है, ये इधर आ जाता, ये नीचे आ जाता, ये उल्टा हो जाता। वो नेचर पे डिपेंड करता है। पर ये ग्राफ आ चुके हैं एग्जामिनेशंस में, फिर से आ सकते हैं, आपको बनाने आने चाहिए। और प्यारे बच्चों, अगर एग्जामिनेशन में आ जाए तो आपके तो जेईई मेन में वैसे भी ऑप्शन बेस्ड आने वाला है, तो अगर सही नहीं कर पाओ तो पॉइंट्स निकाल के 3 गलत ढूंढ लेना। 3 क्या ढूंढ लेना? गलत। तो अगर अपन बात करें तो हमने चार्जेस के इक्विलिब्रियम पे, चार्जेस के स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे, और हमने उनके ग्राफ्स पे काफी देर बात करी, काफी अच्छे से बात करी। चलिए भाई और आगे चलते हैं। ये जो अपन इक्विलिब्रियम ऑफ 3 चार्जेस अपन कल पढ़ चुके थे, ये बातें अपन, सॉरी मैं पीछे जा रहा हूं, आगे चलते हैं। ठीक भाई, ये एक सवाल है उसी ग्राफ पे, ये एक सवाल है उसी ग्राफ पे जो मैंने आपको अभी सिखाया। यहां देखो, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट सेपरेशन ऑफ L. P is a point on the line joining the charges at a distance x from any one charge. The field at P is E. E is plotted against x for values of x from close to 0 to slightly less than L. Which of the following best represent resulting curve? 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड, आइडेंटिकल पॉइंट, अब खुद सोचो, अभी सिखाया मैंने। 2 आइडेंटिकल पॉइंट, सोचो कौन सा आंसर होगा, सोच लो सब लोग, अभी कराया देखो, और सवाल आया हुआ एग्जामिनेशन में, ये देखो, कर सकते हो क्या? सोच लिया सबने अपना आंसर? आशा करता हूं सबने सही सोचा होगा। अब देखो आंसर क्या है, देखो क्या आंसर है? डी। कौन सा आंसर है? डी। क्या हमने वही बना रखा है? क्या हमने वही बना रखा है? हाँ, यानी कि जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। चलिए और आगे चलते हैं। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं डिफरेंट सिस्टम्स की, जो आपको इनके सबके प्रूफ आपको कराए गए होंगे, पर आपको याद रहने के लिए मैं रिवीजन फटाफट कराता हूं। पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होती है Q/R²। इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज हो तो अपन क्या लिखते हैं? अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज होता है 2K λ/R। क्या आपको इसका जनरल फॉर्मूला भी आता है? अगर आपको नहीं आता है तो सुने ध्यान से, ये इनफाइनाइट का है। अगर अपन बात करें, अगर आपकी फाइनाइट हो, फॉर्मूले का प्रूफ हम पूरी क्लासेस में बताते हैं, प्रूफ का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका वायर फाइनाइट हो तो फॉर्मूला क्या होता है, सब लोग शायद जानते हो, नहीं जानते तो फिर से ध्यान से सुने। ये लैम्डा कूलम पर मीटर, ये एंगल θ1, ये एंगल θ2। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो इसका फॉर्मूला होता है, इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट ये, एक ये। इसको हम बोलते हैं ई परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं ई पैरेलल। एक खूबसूरत बात बताऊंगा, अगर आप लोग नहीं जानते हैं, जो बच्चों ने 12वीं पढ़ी हो सकता है वो इन सब चीजों से नहीं जानते हो, इसलिए सीखे इसको। ध्यान देखिए, क्या ये लैम्डा कूलम पर मीटर अगर फाइनाइट वायर हो, θ1 θ2 पूरा प्रूफ कराया जाता है, प्रूफ की अभी कोई जरूरत नहीं, रटें। इसका फॉर्मूला क्या है? 2K λ/d। अगर अपन ध्यान से देखें तो K λ/d sin θ1 प्लस sin θ2, sin θ1 प्लस sin θ2, और ई पैरेलल का K λ/d cos θ2 माइनस cos θ1। याद होना चाहिए फॉर्मूला बिल्कुल इस डायग्राम के साथ। अगर फाइनाइट वायर है तो फॉर्मूला है K λ/d sin θ1 प्लस sin θ2, K λ/d cos θ2 माइनस cos θ1। अब मैं आपसे 2-3 डाउट बताता हूं इसमें। ऐसे फॉर्मूले ना आपने देखा तो मैग्नेटिज्म में भी आते हैं, म्यू नॉट I by 4πd sin θ1 प्लस sin θ2, तब भी ऐसे डायग्राम बनता है। याद करो, जब इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो फॉर्मूला आता है म्यू नॉट I by 4πd sin θ1 प्लस sin θ2, तब भी ऐसी कहानी होगी और यही गलतियां होंगी, इसलिए इनको सुने। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, इसमें मान लीजिए मैं आपको 2 सवाल दूं, क्या 2 सवाल सुने? मैं आपसे बोलूं कि थीटा, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि ये एंगल 30 डिग्री है, और मैं आपसे बोलूं ये एंगल भी 30 डिग्री है, और मैं आपसे बोलूं ये लैम्डा कूलम पर मीटर है, ठीक। ऐसे ही मैं आपसे बोलूं कि ये ऐसे
ये ऐसे, ये ऐसे, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, या हाँ ठीक है, ये 30 डिग्री ले लेते हैं और ये 60 डिग्री ले लेते हैं, ऐसे, ठीक है। अब अगर हम बहुत ध्यान देंगे तो फॉर्मूला तो दोनों में यही लग रहे हैं। अब मेन बात ये है कि मान लो कि ये दूरी है d और मैं कहता हूं यहां पे ये दूरी है a। ध्यान से देखें, इसको भी मैं यहां पे a ले लेता हूं। देखो ध्यान से, ये a और ये भी a, ये a और ये भी a। अब मैं आपसे पूछूं, बेसिकली फॉर्मूला तो सब लगा लेंगे, पर फॉर्मूले में θ1 θ2 और d क्या ये नहीं पता पड़ता बच्चे को। ध्यान से, तो d क्या है इस फॉर्मूले में, d क्या होता है? d ये परपेंडिकुलर दूरी होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर दूरी। d क्या होती है? परपेंडिकुलर दूरी। अच्छा, अब क्या करें? ठीक भाई, बढ़िया बात, परपेंडिकुलर दूरी। अब क्या करें? यहां पर देखो तो d क्या है? a की a cos 30। देखो क्या d क्या होगा? a की a cos 30, a cos 30, तो यहां पे d हो गया a cos 30, पहली बात। ठीक, इसमें d क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, एक बात समझ आई। इसमें θ1 क्या है? सोचो, मैं आपसे पूछता हूं इसका θ1 क्या है और इसका θ1 क्या है? सब लोग बताएंगे, सोचेंगे। θ1 क्या परपेंडिकुलर से लिया गया एक साइड का एंगल है? परपेंडिकुलर से लिया गया है। कहां से लिया गया है? परपेंडिकुलर से, टॉप वाली साइड का, ऐसा मान लो आप। तो यहां से चालू हो, कहां पहुंच गए? टॉप पॉइंट पे। कितना एंगल घूमे? 30 की 60, 60 यानी कि 60। अच्छा, अब क्या करें? इधर देखो, घूमो यहां से, कितना? 60, दोनों में 60, कोई दिक्कत नहीं। θ2, इसमें θ2 बोलो। अब θ2 थोड़ा ट्रिकी है। जब हमने फॉर्मूला बनाया और पूरा प्रूफ कराना तो ऐसा मान के प्रूफ करा था, तो हमने θ2 की, जब आप प्रूफ को देखोगे तो आपको पता पड़ेगा θ2 की लिमिट हमने लगाई थी -θ2 से θ1, तभी आंसर आया था। इसका मतलब θ2 हम उसी तरफ ले गए जिधर θ1 है, या उधर ले गए जो अपोजिट है? अपोजिट है। परपेंडिकुलर से दूसरे एंड का अपोजिट एंगल है ये, जब प्रूफ करा था। बात को ध्यान सुना, गड़बड़ कर जाते हैं यहां पे बच्चे। हाँ, बात तो सही कह रहे हो सर आप। यानी कि अगर मैं θ2 चाहता हूं तो मैं परपेंडिकुलर से घूमना चालू करूं और घूमते 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 मैं लोअर एंड पे आ जाऊं। तो मैं 30 घूमा कि 330 घूमा? 330। कितना घूमा? 330, यानी कि इसका θ2 330 है। क्या सर मैं 330 की बजाय -30 भी लिख सकता हूं? हां, क्या लिख सकता हूं? -30 भी लिख सकता हूं। अब बोलो इसका θ2 कितना है? क्या ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्रूफ करा था? हां, यानी कि इसका θ2 30 ही है। क्या ये अपने आप नीचे जा रहा है? हां। क्या ये दोनों अपोजिट जा रहे हैं? हां, क्योंकि जब प्रूफ करा था तो दोनों को क्या लिया था? अपोजिट। पर अगर सेम में जाए तो आपको पूरा अपोजिट काउंट करना पड़ेगा। इनमें ये गलती है। फॉर्मूला तो आप लोग रख लेंगे, वो अलग बात है, पर आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। और सेम बात मैग्नेटिज्म में आएगी जब आप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर निकालोगे। क्या मेरी बात क्लियर है एकदम? मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आएगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो खाली 2k λ/r रटने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए। जेई मेन में आ सकता है और एक क्लैरिटी से होना चाहिए। चलिए और आगे चलते हैं। मैं कोई प्रूफ नहीं बता सकता, आप सब लोग भी जानते हैं, क्रैश कोर्स में है। और मैं पहले भी बोला था, फिर मैं आपको एक बार बोल रहा हूं, मैं मान के पढ़ा रहा हूं कि आपको बहुत बेसिक चीजें हल्की फुल्की एक बार आपने पढ़ी हुई हैं, ये मान के मैं पढ़ा रहा हूं। जो बिल्कुल बिगनर हैं, जिन्होंने कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा है, उनको इन लेक्चर से कम समझ नहीं आएगा। ये उनके लिए ही है जो एक बार पढ़ चुके हैं, बहुत बेसिक सा, चाहे वो स्कूल में पढ़े हों, चाहे वो कोचिंग में पढ़े हों, पर उनको जरूर फायदा होगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट की। अगर अपन बात करें तो इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट की वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है σ/2 ε0। इसका गॉस लॉ से प्रूफ भी कराया जाता है। और देखिए रिंग की वजह से kqx/r² + x² की पावर 3/2। ग्राफ ऐसा आता है, r/√2 पर मैक्सिमा होता है। पूरा मैथ में प्रूव करके बताते हैं, ये सब याद होना चाहिए आपको।
के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ध्यान दें ये ग्राफ ऊपर और नीचे इसलिए होता है क्योंकि रिंग के इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती है और जीरो होती है बीच में। कहां पे होती है? बीच में जीरो। चलिए भाई बहुत बढ़िया। ऐसे आप बोलो तो एक अच्छा सवाल कराता हूं, चलो आपको बढ़िया सवाल कराते हैं। एक मैं आपको बढ़िया एक सवाल कराता हूं, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि एक रिंग है क्यू चार्ज की जिसका रेडियस आर है और ध्यान से देखो उसके सेंटर से लेकर अनंत तक एक रॉड रखी हुई है लैम्डा कूलम पर मीटर की। ध्यान से देखना सवाल, सवाल क्या कह रहा है कि एक रिंग है क्यू चार्ज की आर रेडियस की, उसके सेंटर से लेकर अनंत तक एक सेमी इनफाइनाइट रॉड रखी हुई है लैम्डा कूलम पर मीटर की। आपसे पूछा जाए कि क्यू चार्ज की वजह से यानी कि इस रिंग की वजह से इस पर फोर्स क्या होगा, इस पर फोर्स क्या होगा, तो कैसे करोगे? मैं आपको पूरा करने के लिए बोल रहा हूं, पूरा करने के दूंगा तो 5 मिनट का टाइम लगेगा। मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं फिक्स, सोचो कैसे करोगे, सिर्फ प्रोसीजर सोचो, फिर मैं करना चालू कर दूंगा। 30 सेकंड का टाइम, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोचो कैसे करोगे, सिर्फ प्रोसीजर सोचना है। प्रोसीजर भी सही सोच पाए तो अच्छी बात है। सोच लिया कि सबने? चलो अब मैं बताता हूं, देखो इधर, इसके मैं 2 तरीके बताता हूं, ठीक? चलो मान लेते हैं कि अपन x दूरी पर एक dx का एलिमेंट ले लें जिसमें dq चार्ज हुआ लैम्डा dx। इस dq चार्ज पे इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखना कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करें, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डी क्यू पे जो छोटा सा फोर्स डी एफ लगा वो लगा डी क्यू इंटू ई। डी क्यू इंटू ई का मतलब के क्यू लेमडा एक्स डी एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्या ऐसे छोटे छोटे फोर्स सब इस पे राइट लग रहे हैं? क्या इनको अगर मैं इंटीग्रेट कर लूंगा तो क्या नेट फोर्स आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो क्यों ना नेट फोर्स निकाला जाए, इंटीग्रेट करा जाए, एक्स की लिमिट लगाई जाए 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। चलिए एफ नेट निकालने का प्रयास करते हैं, एफ नेट निकालने का प्रयास करते हैं। के क्यू लेमडा, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो क्या हम इसमें, प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। आर स्क्वायर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान सकता हूँ। वेरिएबल एक्स और टी दोनों हैं। क्या 2x dx, क्या चीज़ 2x dx इक्वल टू 2t dt, 2 ने 2 को मार दिया। क्या x dx को t dt से रिप्लेस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। t dt लिख दीजिए। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को t स्क्वायर अगर लिखोगे तो ये बन जाएगा t क्यूब। लिमिट पे ध्यान देते हैं, जब x है 0 तो t है r, जब x है 0 तो t है r। बहुत बढ़िया। और जब x है इन्फिनिटी तो t भी है इन्फिनिटी। तो लिमिट लगी r से लेकर इन्फिनिटी। t बाई टी क्यूब को अगर हम देखें तो एक इसने इसको मार दिया, एफ नेट में बचा के क्यू लेमडा इंटीग्रेशन r टू इन्फिनिटी डी टी बाई टी स्क्वायर, डी टी बाई टी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी स्क्वायर इंटीग्रेशन होगा -1/t। क्या होगा?
माइनस 1/t रखेंगे, के क्यू लेमडा बाई -1/t लिमिट r टू इंफिनिटी, लिमिट r टू इंफिनिटी 1/∞ 0 -1/r आंसर आया के क्यू लेमडा बाई आर। आंसर क्या आया? के क्यू लेमडा बाई आर। अच्छा सवाल है, अगर नहीं करा हुआ है आपने तो। अच्छा, मैं इसका एक और मेथड बताता हूं आपको फटाक से। सेकंड मेथड, ध्यान से देखो कैसे, सोचे। इस सवाल का एक और तरीके से आंसर करा जा सकता है। मैंने इसको एक बढ़िया प्रोसीजर से बताया, पर इसको एक छोटे तरीके से और बताता हूं, ध्यान से सुने। अगर ये अपना वायर है ऐसे और ये अपना पूरा ये है, सोचो सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर में अगर अपन बहुत ध्यान से देखें, लेमडा कूलम पर मीटर, अभी हमने फॉर्मूले देखे, अगर ये दूरी r है तो सोच के देखो कि सेमी इनफाइनाइट वायर में θ1 हो जाएगा 90 और θ2 हो जाएगा 0। तो सोचो क्या फॉर्मूले में k लेमडा बाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2, क्या ये आएगा k लेमडा बाई डी? क्या आएगा? k लेमडा बाई डी। ध्यान सोचो, cos θ2 माइनस cos θ1, क्या वो भी आएगा k लेमडा बाई डी? बिल्कुल आएगा। तो ये आ गया k लेमडा बाई डी। क्या सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती है? हाँ। क्यों मैंने आपको सिखाया? ध्यान से समझे। एक तो हम इसकी बात को भी सीख गए, दूसरी बात यहाँ पे भी काम करेगा। क्या ये सेमी इनफाइनाइट वायर है? हाँ बिल्कुल है सर, सेमी इनफाइनाइट वायर है। अब क्या करें? अगर ये सेमी इनफाइनाइट वायर है तो जितना फोर्स रिंग वायर पर लगाएगी, क्या उतना ही फोर्स वायर भी रिंग पे लगाएगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हाँ ठीक सर, सही बोल रहे हो आप। तो जितना फोर्स रिंग वायर पर लगाएगी उतना ही फोर्स वायर भी रिंग पे लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर। सही बात है सर। देखो क्यों ना इसको ऐसे देखो, ऐसे इनफाइनाइट, ये रिंग, ये इनफाइनाइट, ये रिंग। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब सोचो, ऐसे समझ में आ जाएगा आपको। अगर हम ध्यान से देखें तो रिंग के किसी भी टुकड़े पर यहां पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी k लेमडा बाई आर इधर, k लेमडा बाई आर इधर। ऐसे अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो क्या इधर भी ऐसा ही होगा? तो इधर होगी k लेमडा बाई आर और इधर भी होगी k लेमडा बाई आर। ध्यान से देखो तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। बिल्कुल सही। क्या सिर्फ इसका बचेगा? क्या पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है? क्या पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है? तो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, मैग्नीट्यूड सब जगह रिंग पे सेम है। क्या इसका चार्ज Q है? तो नेट फोर्स क्या हुआ? नेट फोर्स नीचे की तरफ हुआ सिंपली k लेमडा बाई आर इंटू क्यू। बिना इंटीग्रेशन के आंसर आ गया, बिना इंटीग्रेशन के आंसर आ गया। चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आपको इस सवाल के दोनों मेथड समझ आए होंगे। बढ़िया सवाल हैं। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट लार्ज चार्ज कंडक्टिंग शीट। अब बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है सर, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, इसको कैसे हम ध्यान दें? थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। ऑल्दो इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में भी पढ़ाया जा सकता है, बट सुन ले, बात आ गई है तो पढ़ना अपने को ही है। देखते हैं। मान लीजिए कि देखो, मान लीजिए कि ऐसे आपने पढ़ा है कि अगर सिग्मा चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाई 2ε0। कंडक्टिंग शीट में हम सब लोग जानते हैं कि जो चार्ज दिया जाता है वो एक तरफ होता है कि दो तरफ? दोनों तरफ, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0। तो यहां पे प्लस सिग्मा यहां पे भी होता है और यहां पे भी होता है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो जाती है, क्योंकि दो इनफाइनाइट शीट बनती है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एक की वजह से इधर, एक की वजह से इधर, नेट क्या हो गई? 0। पर बाहर क्या दोनों की वजह से जुड़ जाएगी? तो सिग्मा बाई 2ε0 प्लस सिग्मा बाई 2ε0। तो नेट कितना होता है? सिग्मा बाई ε0। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं बच्चों को सिग्मा बाई ε0 रटने के लिए नहीं बोलता हूं, क्योंकि जब मल्टीपल प्लेट्स आती है तो सिग्मा भी चेंज हो जाता है। तो ऐसे ना रटें आप। तो एक बात रटें कि सिंगल लेयर ऑफ चार्ज, कैसा चार्ज? सिंगल लेयर ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा बाई। अब जैसे जैसे लेयर बनेंगी वो जुड़ेंगी घटेंगी, वो हम ध्यान में रख लेंगे। कैपेसिटर में भी आपने बात ध्यान दिया है। तो आप तो एक बात रटिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल लेयर ऑफ चार्ज इज सिग्मा बाई
एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जितनी मल्टीपल लेयर्स बनती जाए उतनी करते जाएं, पर किताबों में रटाया जाता है, तो मैंने आपको समझा दिया कि ऐसा क्यों होता है। ग्राफ उसका बहुत आसान है। यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, इस पर मैं आपको लिटरेचर 2 में बहुत अच्छे से डिटेल में बहुत ढंग से चर्चा करूंगा। अभी ज़्यादा से फॉर्मूला रट लीजिए कि अगर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज शेयर है, मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है और बाहर KQ बाई R स्क्वायर होती है। मैं आपको चारों के क्लासिफिकेशन अच्छे से करके बताऊंगा, डोंट वरी। ये बाहर के लिए फॉर्मूले हैं, KQR बाई R क्यूब, जरूर देखा होगा आपने ये वाला, स्ट्रेट लाइन डालकर ऐसे। फिर मैं आपको कह रहा हूँ स्फीयर्स में आपको लिटरेचर 2 में और बहुत डिटेल में अच्छे से बताऊंगा कि बच्चे जनरली उसमें गलती करते हैं। जब मैं एक बार आपको कंडक्टर्स पढ़ा दूंगा, उसके बाद स्फीयर्स को बहुत अच्छे से तोड़ूंगा, कैसे नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, कैसे यूनिफॉर्म होते हैं, कैसे कंडक्टिंग होते हैं, कैसे नॉन कंडक्टिंग होते हैं। अभी आगे चलते हैं, अभी फॉर्मूले आप रट लीजिए, बढ़िया रहेगा आपको। KQR बाई R क्यूब अंदर, और फॉर आउटसाइड पॉइंट तो क्या सभी स्फीयर पॉइंट चार्ज होते हैं, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत सिंपल सा सवाल है, फटाफट से देख लेते हैं, बस करेंगे नहीं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हिच वुड बी जस्ट सफिशिएंट टू बैलेंस द वेट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ चार्ज -10 माइक्रोकूलम एंड मास 10 मिलीग्राम। सिंपल सी बात, सोचो, 20 सेकंड दे रहा हूं, सोचो कैसे करोगे। बहुत सिंपल सवाल है, सोच लिया सबने, कुछ नहीं करना है। क्या Q इक्वल टू mg, Q इक्वल टू mg, वेट को बैलेंस करना, बिल्कुल सिंपल सवाल, लो आ गया, खत्म। बहुत ज्यादा इसमें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं, आगे चलते हैं। आइए, मन से सोचो, क्या सब लोग सवाल कर सकते हो, करना नहीं, सिर्फ सोचो कर सकते हो क्या। पढ़ो सवाल को फटाफट। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 0,1,2 ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज -20 माइक्रोकूलम सिचुएटेड एट अ पॉइंट दिस। क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं? वेक्टर फॉर्म KQR वेक्टर बाई मॉड ऑफ R वेक्टर का क्यूब, निकाल सकते हो आप लोग, देखो सिंपल दिखाई दे रहा है आपने। KQR, ये पोजीशन वेक्टर निकाला इसने, ये पोजीशन वेक्टर आ गया, उसका मैग्नीट्यूड आ गया, और हमने ये कर लिया KQR वेक्टर बाई मॉड ऑफ R वेक्टर का क्यूब। सिंपल कैलकुलेशन। क्या सवाल कर सकते हैं? बिल्कुल। आगे चलते हैं, फिर से सोचते हैं। 6 इक्वल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड A, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ एग्जाम। सोच के देखो, सब लोग कर सकते हो क्या? सोच के देखो, ये तो बहुत आसान है। ओरली सोच लो, ओरली सोच लो सब लोग, आंसर फटाफट 0। और चलते हैं, ये वाला सवाल ट्राई करो सब लोग, फिर से एक बार पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। A non-conducting ring of radius R has uniformly distributed positive charge Q. A small part of the ring of length D is removed. The electric field at the center of the ring. इसे ट्राई करिए सब लोग, सब ट्राई करिए, अच्छा सवाल है, अगर नहीं करा हुआ है तो ट्राई करिए सब लोग, ट्राई करिए फटाफट, 1 मिनट का टाइम है, फिर मैं बताऊंगा कि करा क्या गया है। A non-conducting ring of radius R has uniformly distributed positive charge Q. Small part of ring of length D is removed. D बहुत छोटा है, बहुत छोटा सा हिस्सा हटा दिया। अब उससे पूछा गया, सबने अपना आंसर लगा लिया। इसमें गलती करते हैं बच्चे, आंसर लगा लो सब लोग अपना अपना, सोच लिया अपना अपना आंसर। आंसर लगाना कंपलसरी है भाई, आंसर नहीं लगाओगे -10 होंगे, गलत करोगे -1, सही करोगे +4। मेरी क्लास में गलत नहीं अटेम्प्ट करने के -10 नंबर हैं, अटेम्प्ट कर लीजिए सब लोग। सबने अपना आंसर सोच लिया? पक्का? गॉड प्रॉमिस? चलो भाई, सवाल को समझे और इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए ध्यान से, ध्यान देखो इन्होंने क्या करा है। कोई भी बहुत छोटा सा डी लेंथ का जो है, मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से इधर एक्सप्लेन करता हूं, देखो आपको क्लैरिटी समझ में आएगा, मिलके करते हैं, आ जाइए। देखो थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। देखो
मान लीजिए कि ऐसे एक रिंग है, चलो बताओ अगर रिंग पे टोटल पे क्यू चार्ज है तो मुझे ये बताओ कि टोटल क्यू चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होती है, जीरो। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो सर आप। अगर मैं इस रिंग के छोटे छोटे टुकड़े करूं, छोटे छोटे मतलब कैसे, ऐसे, ये छोटा जो भी इसने बोला डी लेंथ का, पहले अपन समझें कि डी बहुत छोटा है आर से, क्या मैं इसे पॉइंट चार्ज मान सकता हूं? हाँ। क्या बिल्कुल ऐसा ही डी छोटा सा टुकड़ा क्या सामने भी होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसे सामने, ये रहा। पहले सोचे इस छोटे से डी टुकड़े में चार्ज कितना होगा, डी क्यू, बहुत छोटा सा डी क्यू, कैसे निकालेंगे? क्या क्यू चार्ज है 2 पाई आर लेंथ में, तो क्या डी लेंथ में इतना होगा? बिल्कुल सही बात है। सोचो कि अगर ये पूरी रिंग हो तो इस छोटे से डी क्यू की जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे कौन कैंसिल कर रहा है और जीरो कर रहा है? क्या ऐसा का ऐसा बिल्कुल यहां पर उपलब्ध डी क्यू चार्ज ऐसा कर रहा है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो इस डी क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर थी, इस डी क्यू की वजह से नीचे थी, ऐसे सभी डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे? हाँ। अब सोचो मैंने डी क्यू हटा दिया, बाकी सब बचे हैं, वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, पर इस डी क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई कैंसिल आउट नहीं कर रहा। मतलब क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बच गई, डी, क्या वो बची के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू कितनी है, ये रही, तो के क्यू डी बाई 2 पाई आर क्यूब। ओहो, ये आया। अब देखो किसके प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के कि आर क्यूब के? देखो आर स्क्वायर के कि आर क्यूब के, यानी कि आंसर 1 है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने आंसर कुछ और लगाया हो, इसीलिए मैंने बोला था इस सवाल में थोड़ा सा ध्यान रखना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और आगे चलते हैं, अच्छे सवाल करते हैं। देखिए, देखो फिर से कर सकते हो तुम लोग, ध्यान देखो। करो सब लोग। ट्राई करिए सब लोग। सोच लिया क्या? चलो इसके लिए पर आपको वो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? क्या आप सब लोग ये फॉर्मूला जानते हैं? इसका प्रूव भी कराया जाता है, नहीं जानते तो सुने। पूरी रिंग हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो। क्या होती है? जीरो। अगर रिंग ऐसी हो तो क्वार्टर कुछ एंगल वेंगल पे ऐसे, सुना है कभी ये थीटा एंगल पर, और ये लैम्डा कूलम पर मीटर। तो बताओ इस आर्क ऑफ द रिंग की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उसको जरूर से जरूर लाइक एंड शेयर करें। उसके पीछे बेसिक लॉजिक ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो ये चीज़ें नहीं अभी अडॉप्ट कर पा रहे हैं इजीली, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाएं। इसके लिए हम आपसे बोल रहे हैं इसको लाइक एंड शेयर करें। लैम्डा कूलम पर मीटर, ये थीटा, सुना है क्या? फटाफट से प्रूफ बता दूं? लो चलो सुन लो, फटाफट सुन लो, अगर नहीं सुना है तो। थीटा आर्क का रिंग है, लैम्डा कूलम पर मीटर है। ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। क्यों ना हम एक काम करें, हम थीटा पे जाके डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट ले लें। थीटा पे जाके डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट, इस छोटे से एलिमेंट में छोटे से जो डी क्यू चार्ज है, उस डी क्यू चार्ज की वैल्यू कितनी है? ध्यान से देखिए, उस डी क्यू चार्ज की वैल्यू है लैम्डा इंटू आर डी थीटा। लैम्डा इंटू आर डी थीटा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा। सबने बोला ठीक, मैं नहीं बोला ठीक? तो लैम्डा इंटू आर डी थीटा, वाह भाई बहुत बढ़िया। अब क्या करें? लैम्डा इंटू आर डी थीटा, इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो
छोटी सी डी आएगी, वो इधर आएगी। क्या इस डी की वैल्यू होगी? के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर अपन ध्यान से देखें तो के डी क्यू की वैल्यू कितनी है? लेमडा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया, के लेमडा बाई आर डी थीटा, के लेमडा बाई आर डी थीटा, के लेमडा बाई आर डी थीटा। बहुत बढ़िया साहब, तो के लेमडा बाई आर डी थीटा सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। अब क्या करें? के लेमडा बाई आर डी थीटा, ठीक है भाई। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस एलिमेंट की वजह से इधर है? क्या एलिमेंट चेंज करोगे डायरेक्शन चेंज होगी? बिल्कुल होगी। सोचो क्या ऐसा एलिमेंट यहां भी होगा? क्या उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डीई इधर आएगी? देखो ध्यान से, बिल्कुल आएगी सर। आपको नहीं लगता कि अगर ये एंगल थीटा पे जाके, मान लीजिए मैंने इसको थीटा, ये वाला थीटा माना है, और जो इसका पूरा एंगल है इसको अपन कंफ्यूज ना होने के लिए इसको अल्फा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अल्फा। पूरी रिंग के एंगल को अल्फा, और थीटा पे जाके डी थीटा का मैंने एलिमेंट लिया। सोच के देखिए कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा है। आपको नहीं लगता डीई कॉस थीटा जुड़ जाएगा और डीई साइन थीटा कट जाएगा? तो क्यों ना मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखूं, इसका जो कंपोनेंट है उसको लिखूं। ध्यान से देखिए, डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन ही क्या ई नेट होगा, जो क्या नीचे की तरफ होगा। किधर होगा? नीचे की तरफ। अगर ध्यान से देखो थीटा की लिमिट कहां से कहां तक लगाए? माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर प्लस अल्फा बाई 2 तक। कहां से कहां लगाए? फिर से देखो, माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर प्लस अल्फा बाई 2 तक। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर प्लस अल्फा बाई 2 तक डीई कॉस थीटा, डीई की वैल्यू देख, ध्यान दें, कैलकुलेशन को मिस्टेक ना करें। इंटीग्रल के लेमडा बाई आर कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट लगाई गई माइनस अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2। ध्यान से देखिए, अगर अपन बहुत ध्यान देंगे तो हमने समझ में आएगा। के लेमडा बाई आर कॉमन आ गया। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, लिमिट लगाई माइनस अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2। वैल्यूज डालो फटाफट। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है? याद नहीं है? बिल्कुल याद है सबको? बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखो एकदम। तो के लेमडा बाई आर, ध्यान से देखो, साइन थीटा साइन अल्फा बाई 2 माइनस ऑफ साइन माइनस अल्फा बाई 2, यानी कि कितना? 2 साइन अल्फा बाई 2, यानी कि 2 के लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, 2 के लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। देखो ध्यान से, सही है क्या? बिल्कुल सही है। ये फॉर्मूला आ गया। अब देखो इसमें साइन अल्फा बाई 2, अगर आप ध्यान दो तो सब कुछ सही बैठ रहा है, सब कुछ सही है। क्या आप देख रहे हैं? अल्फा की अगर पूरी रिंग हो तो सोचो अल्फा की वैल्यू क्या है? 2 पाई। कितनी है? 2 पाई। यहां पे अगर 2 पाई रख दें तो साइन 2 पाई बाई 2 इज साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू कितनी? 0। क्या आंसर 0 आ गया? हाँ। सोचो अगर आधी रिंग हो तो, सोचो अगर आधी रिंग हो तो, आधी रिंग हो तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा की वैल्यू होगी पाई बाई 2। सोच फॉर्मूला आएगा 2 के लेमडा बाई आर। अच्छा अब एक खूबसूरत बात देखो, जो भी आर्क ऑफ द सर्कल है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो क्या बाइसेक्टर के अलोंग आती है? किधर आती है? बाइसेक्टर के अलोंग। किसके अलोंग आती है? बाइसेक्टर के अलोंग, है ना? तो बाइसेक्टर के अलोंग आगे 2 के लेमडा बाई आर। ठीक ऐसे सोचो। इसमें अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो मेरे को इसके सारे फॉर्मूले समझ आ गए। अगर अपन इसमें बहुत ध्यान से देखें तो हमें समझ में आएगा। देखो ये लेमडा, ये 2 लेमडा, ठीक। चलो इसको देखते हैं, ये लेमडा और ये 2 लेमडा। क्या इस 2 लेमडा वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, लेमडा वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, क्या इनमें कैंसिल आउट होकर सिर्फ इसका एक लेमडा बचेगा? हाँ। ऐसे ही इसका माइनस 2 लेमडा, इसका माइनस लेमडा, आपको नहीं लगता सिर्फ इसका माइनस लेमडा बचेगा? यानी कि आप ध्यान से देखो तो क्या सिर्फ और सिर्फ सवाल बचेगा इधर माइनस 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 लेमडा और इधर प्लस 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 लेमडा। अब बात आती है क्वार्टर की वजह से होता कितना है? क्वार्टर की वजह से होता कितना है? क्या क्वार्टर अगर होगा, ध्यान से देखो, अगर क्वार्टर अगर होगा तो क्या अल्फा की वैल्यू पाई बाई 2 होगी कि पाई बाई 4 होगी? पाई बाई 4। और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगी? ऐसे। और क्या माइनस वाले में होगी? ऐसे। क्या ये दोनों ई बराबर होंगे? क्या इस ई की वैल्यू 2 के लेमडा बाई
r इंटू साइन पाई बाई 4 दैट इज 1/√2। आपको नहीं लगता ये एंगल 45 ये एंगल 45 क्या दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे? कौन से वाले? वर्टिकल वाले जुड़ेंगे, कौन से? हॉरिजॉन्टल वाले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी 2e cos 45। कितनी बचेगी? 2e, देखना कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करूं, मिस्टेक करूंगा तो आंसर मैच नहीं करेगा। देख लेते हैं एक बार। 2e cos 45, 2e cos 45, e की वैल्यू कितनी? 2k lambda I r इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 2 ने 2 को मार दिया, आंसर आया 2k lambda by r, 2k lambda by r। बोलो क्लियर है? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। यानी कि हमारे हिसाब से आंसर ए होना चाहिए। देखते हैं हमने सही कराया क्या? अरे वाह, ए आया। जो पढ़ा जो समझाओ बिल्कुल सही है। अच्छा लगा, बढ़िया लगा, लो आ गया। बोलो क्लियर है क्या सबको? पक्के से? चलो भाई और आगे चलते हैं। और देखो देखो, इन द गिवन अरेंजमेंट ऑफ अ चार्ज स्क्वायर फ्रेम फाइंड फील्ड एट सेंटर, द लीनियर चार्ज डेंसिटी एज शोन इन द फिगर, फाइंड ई एट द सेंटर। ये कर सकते हो तुम लोग सब सवाल। ट्राई करो फटाफट, इसको मैं पूरा बोर्ड में नहीं कराऊंगा, फटाफट से कर लो, अभी सिखाया है। ट्राई कर लेंगे सबने। क्या हमें फाइनाइट वायर की वजह से फॉर्मूला मैंने अभी सिखाया था, k lambda by d sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, k lambda by d cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। उसी को 4 बार लगाओगे आंसर आता हुआ दिखेगा। सब लोग कर सकते हैं, ट्राई करिए अच्छे से। चलो सॉल्यूशन देखेंगे क्या? ट्राई कर लिया, मन में सोच लिया कैसे करना है? आओ देखो ध्यान से। 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 2k lambda by l sin 45 प्लस sin 45। अच्छा इसमें ध्यान देखो, सब अगर बराबरी पे अपन देखें तो क्या इनके वर्टिकल कंपोनेंट सबके 0 हो जाएंगे, यानी कि सिर्फ यही वाले बचेंगे। देखो इसकी वजह से आई क्या पाया, 2 की वजह से, 3 की वजह से, 4 की वजह से। देखो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 इधर, ये रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 कहां है? ये रहा। क्या इसकी वजह से माइनस आई में आएगा? देखो 3 खुद -3 लैम्डा है, मतलब क्या ऊपर आएगा, यानी कि प्लस जे। देखो 4 क्या 4 लैम्डा है, यानी कि ये भी किधर आएगा? ऊपर, यानी कि जे। देखो वापस वही करा है, 2k lambda by d sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। आंसर आता हुआ नजर आ रहा है। देखो इन चारों को जोड़ दो, क्या आंसर आ गया? क्या आंसर आ गया? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, लो आंसर आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 180021 799 1821 799 1800 21 799।